अब हम लोग फिर नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम के दूसरे अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा क्या है, लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सॉलिड। तो देखिए लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि परिनलिका किसे कहते हैं। तो परिनलिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलनी होती है, बेलनाकार कुंडली होती है, यानी ऐसे बेलनाकार जैसे पेन ये है कुंडली होती है परिनलिका। इसे बनाने के लिए किसी कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर, मान लीजिए कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी की परिनलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार के बहुत से फेरे एक दूसरे से सटा कर लपेटे जाते हैं। इसके ऊपर तार के, चीनी मिट्टी का ऐसे होता है बेलनाकार, उसके ऊपर तांबे के तार के फेरे सटा करके लपेटे जाते हैं। जब परिनलिका में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके भीतर, यानी ये जो बेलनाकार नली होती है, नली के भीतर अंदर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यदि परिनलिका लंबी है तथा विद्युत रोधी फेरे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो ऐसी परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र परिनलिका के भीतर के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में नागण्य होता है। यानी अगर परिनलिका लंबी है, फेरे सटा के लपेटे गए हैं तार के, तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र भीतर की अपेक्षा नागण्य होता है। इसके अतिरिक्त परिनलिका के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं अक्ष के अनुदिश समांतर होती हैं। इसे दिखाई पड़ता है कि परिनलिका के किनारों के अतिरिक्त बीच में क्षेत्र एक समान है। किनारों के अतिरिक्त जो बीच में ये बीच होता है, इसके अंदर जाने पर वो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। तो परिनलिका क्या होती है, परिनलिका किसे आप कहेंगे। परिनलिका चीनी मिट्टी की एक बेलनाकार नली होती है, उसके ऊपर तांबे के तार के फेरों को सटा के लपेटा जाता है। जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार में धारा प्रवाहित किए जाने के बाद नली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यदि परिनलिका लंबी है तो बाहर की अपेक्षा भीतर, मतलब भीतर की अपेक्षा बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लगभग नागण्य होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। तो ये डेरिवेशन हम लोग करेंगे परिनलिका वाले का। तो देखिए हमने मान लिया कि एक लंबी परिनलिका है और जिसके प्रति, तो हम भाषा लिखेंगे सबसे पहले कि माना, क्या माना हमने कि माना लंबी परिनलिका, माना लंबी परिनलिका की प्रति मीटर लंबाई में, प्रति मीटर लंबाई में तार के n फेरे हैं। तार के कितने फेरे हैं, n फेरे हैं। तथा इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। I धारा प्रवाहित हो रही है। परिनलिका में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तो माना एक आयताकार बंद पथ ABCD माना ABCD जिसकी भुजा AB परिनलिका के समांतर है। परिनलिका के समांतर है तथा भुजा BC व AD बहुत लंबी है।
लंबी हैं। अब देखिएगा परनलिका को बना दिया जाए कि परनलिका को कैसे आप बनाएंगे। अब पूरा नली हम नहीं बना के आपको समझाते हैं। ये मान लीजिए कि यहाँ पर परनलिका है, ठीक है ना। अब परनलिका, ये आपकी परनलिका हो गई। वो परनलिका में ये आपकी ऐसे इसके ऊपर फेरे लपेटे, इसके अंदर के चुंबकीय बल रेखाएं जो हमको हमने दिखा दिया। यहाँ पे क्या हमने बोला है कि ABCD फ्रेम में रखा है, ABCD, ये आपका ABCD रखा है। इसमें धारा I मान लीजिए बह रही है। तो अब आप देखेंगे कि ये AB परनलिका के समांतर है, BC और AD दोनों बहुत लंबी है। तो CD में हम चुंबकीय क्षेत्र क्या मान सकते हैं, नागण मान सकते हैं कि CD में चुंबकीय क्षेत्र क्या है, नागण है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अतः आगे क्या करेंगे, लंबी है इसलिए CD में चुंबकीय क्षेत्र नागण, CD में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, नागण है। अतः अब ये देखिए, ये वास्तव में ये बेलनाकार नली है, यहाँ से यहाँ तक ही ऐसे ये बेलनाकार नली आप मान सकते हैं। इसके ऊपर तार लपेटा हुआ है, ठीक है ना, तार के फेरे लपेटे हुए हैं। तो देखिएगा अतः क्या हो जाएगा, आयताकार पथ ABCD, आयताकार पथ ABCD के लिए एम्पियर का नियम लगाने पर, तो जब हम एम्पियर का नियम इसमें लगाएंगे तो एम्पियर का नियम क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन B.dl बराबर हो जाएगा μ0I। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। अब देखिए I आयताकार पथ ABCD द्वारा, I जो है वो आयताकार पथ ABCD के द्वारा घिरी नेट धारा है, अतः अब पूरे ये ABCD जो आपका है, इस पे हम क्या लगा देंगे, इस पे पूरे पे हम ABCD के लिए हम एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन B.dl बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन A से B तक B.dl, और फिर क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन B से C तक B.dl। पूरे आयताकार पथ के लिए हम घिरी धारा I है, इसलिए पूरे के लिए हम एम्पियर का नियम लगाते हैं पूरे पेपर। तो पहले इस भुजा पे लगाएंगे, फिर इस भुजा पे, फिर क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन CD B.dl प्लस इंटीग्रेशन AD B.dl। ये पूरे का हो गया। अब इसको अगर आप चाहें तो इसका मोबाइल से देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे इसको हम मिटा लेंगे इधर, और फिर क्या करेंगे, आगे देखिए क्या हो जाएगा। आगे आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अब इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन BC
बी डॉट डी एल और बराबर हो जाएगा ए डी बी डॉट डी एल बराबर हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि 0 इसलिए हो जाएगा, यहाँ ये जो है परिनलिका से क्या है, परिनलिका से लंबवत है, ये दोनों हो जाएगा। और जब लंबवत है तो थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जब इसको आप ओपन करेंगे तो डी एल कास थीटा, तो थीटा 90 कास 90 का मान 0 होता है। दूसरी बात ये भी हो जाएगा, तथा क्लोज इंटीग्रेशन सी डी बी डॉट डी एल ये भी बराबर 0 हो जाएगा। क्यों कि ये भुजा परिनलिका से बहुत दूर है, तो जब ये बहुत दूर है तो ये भी 0 हो जाएगी। अतः क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर आपको मिल जाएगा, बी डॉट डी एल बराबर आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ए से बी तक और बी डॉट डी एल। अब यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ए से बी तक बी डी एल कास 0 और कास 0 का मान 1 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये बी आपका बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ए से बी तक आपका डी एल हो जाएगा। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, आगे हम ये करेंगे नेक्स्ट, माना इंटीग्रेशन ए से बी तक डी एल बराबर ए बी। कौन सी भुजा? ए बी भुजा की लंबाई। तो ए बी भुजा की लंबाई बराबर हमने क्या मान लिया, एक्स। तब आपको क्या मिल जाएगा, तब आपको मिल जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर आपको मिल जाएगा बी एक्स। इसको आप इक्वेशन 2 मान लेंगे। और जो पहले मिला था, यानी ये आपने लिखा था इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर आपने क्या लिखा था, म्यू 0 आई। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1, तो शुरू में लिखे। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 2 मिल जाएगा। अब जब ये आपको इक्वेशन 2 मिल जाता है, समीकरण 1 और 2 आपको प्राप्त हो गए। अब आगे आपको क्या करना है, देखिए आगे हम आपको बता रहे हैं कि आगे आपको कैसे इसको सॉल्व करना है परिनलिका वाले को। तो आगे आपको क्या मिल जाएगा, आगे आप मान लेंगे इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब आगे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मानने के बाद अब माना परिनलिका की प्रति एकांक लंबाई परिनलिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, फेरों की संख्या स्मॉल n है। परिनलिका की प्रति एकांक लंबाई में जब फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो आगे आप क्या लिखेंगे, अगर स्मॉल n फेरे हैं परिनलिका की प्रति एकांक लंबाई में, तब x लंबाई में फेरों की संख्या, x लंबाई, अगर x लंबाई की परिनलिका है, यानी परिनलिका की लंबाई कितनी है, x है, x लंबाई में फेरों की संख्या अथवा आयत ABCD से गुजरने वाले फेरों की संख्या NX होगी। कितनी हो जाएगी,
गुजरने वाले फेरों की संख्या nx है। अब देखिए प्रत्येक फेरे में धारा, प्रत्येक फेरे में धारा I0 है, अतः प्रत्येक फेरे में धारा I0 है, अतः पथ, यानी ये जो आपका पथ है ABCD, पथ द्वारा घिरी कुल धारा, तो पथ द्वारा घिरी कुल धारा कितनी हो जाएगी? तो कुल धारा आपकी क्या हो जाएगी? nx I0 है। तो आपको क्या मिल जाएगा? अतः कुल धारा I बराबर nx I0। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब देखिए इधर ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा और ये 2 है, ऊपर 1 लिखा है। समीकरण 2 व 3 का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 से क्लोज इंटीग्रेशन बीटा dl के स्थान पे क्या लिखेंगे? dx लिख देंगे यहाँ इसके स्थान पे, और म्यू 0 I के स्थान पे क्या लिखेंगे? तो nx I0 लिख देंगे। x से x कट जाएगा तो b बराबर आपको क्या मिल जाएगा? म्यू 0 n I0। ये आपको क्या हो गई? ये आपकी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया। यानी लंबी परिनलिका की भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो परिनलिका की लंबाई पे नहीं निर्भर करता है, केवल किस पे निर्भर करता है? प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। धन्यवाद। अगला वीडियो हम फिर डालेंगे। आप सब लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, उसके बाद में कमेंट और करें, और मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप अपनी प्रतिक्रिया सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।